हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सिविल स्टैप आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है वो आपके यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हमारा जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 2024 के, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, और आज हमारी डिस्कशन होगी 2023 में जितने भी आपके रीजनिंग के सवाल आए थे वो सारे के सारे आज के सेशन में मैं कवर करूंगी। सारे सवाल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे और सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताया जाएगा उन सभी सवालों को करने का। ओके, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। पहला सेशन जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, यूपीएससी के सीसैट में रीजनिंग के क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड है, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, कितने सवाल आ रहे हैं, ये सारी बातें मैंने पहले सेशन में डिस्कस करी थी। उससे अगले सेशन में मैंने आपके साथ 2024 में आपके रीजनिंग के जितने भी सवाल थे, आपके यूपीएससी सीसैट के रीजनिंग के जितने भी सवाल आए हैं 2024 के पेपर में, वो डिस्कस किया था। और आज हमारे 2023 की डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पर उससे पहले एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करिए, बिकॉज अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस मिलेंगे। आपके प्रीलिम्स के भी, आपके मेंस के भी, हर सब्जेक्ट के सेशन आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, जो कि क्वालिटी कंटेंट होगा और बेस्ट टीम का कंटेंट होगा। ओके, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आज के सेशन को। तो चलिए, आज का पहला सवाल देखो। पिछले ये 2-3 सालों से आपके सीसैट में ये क्लॉक और क्यूब और क्यूबॉइड, इसके सवाल बहुत आ रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला सवाल जो है वो क्यूब का है, जो आपके 2023 के पेपर में आया था। उन्होंने आपको बोला कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स है, यानी आपके टोटल क्यूब्स कितने हैं? 125। ठीक है, टोटल 125 क्यूब्स हैं। उनको आपने अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। हाउ मेनी क्यूब्स सराउंडेड बाय अदर क्यूब फ्रॉम ईच साइड? देखो, सवाल बहुत सिंपल है, पर सिर्फ आपको एक बार समझना पड़ेगा कि वो असल में कहना क्या चाह रहा है। देखिए, हम क्यूब में करते हैं ना कि आपने एक बड़ा क्यूब लिया, उसके बाहर आपने पेंट किया, पेंट करने के बाद आपने उसको कट किया, कट करने के बाद आपसे पूछता है कि बताइए कितने घन है जिसके 3 मुख पे रंग है, या 2 मुख पे रंग है, या 1 मुख पे रंग है। इस तरह के सवाल होते हैं ना, तो ये वही टाइप है, बस इसमें बोलने का तरीका थोड़ा बदल गया है। उसने देखो, हम काट के जो टोटल क्यूब्स निकलते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है n का क्यूब। ठीक है, यानी अगर आप एक बड़े क्यूब को इस तरह से काटो कि उसमें आपको छोटे छोटे क्यूब मिले, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? छोटे छोटे कितने क्यूब मिल रहे हैं ये बताने के लिए हम क्या करते हैं? n का क्यूब। और उसने आपको n के क्यूब की वैल्यू खुद ब खुद बता दी कि n का क्यूब कितना है, यानी टोटल कितने घन है? 125 है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? आप 125 का क्यूब रूट करेंगे, और जिससे कि हमारी n की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? 5। और यदि आपको n की वैल्यू मिल गई तो आपको ये पता लग जाएगा कि टोटल कितने क्यूब्स है। अच्छा, अब सवाल क्या है कि ऐसे कितने घन है जिनकी तरफ, जो हर तरफ से, जिनकी हर तरफ कोई ना कोई घन होगा। यानी सिंपल भाषा में वो ये कहना चाह रहा है कि बीच में छुपे हुए जो बाहर से दिख नहीं रहे वो कितने हैं। और इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि जीरो फेस कलर्ड, क्योंकि जो बीच में, जैसे आम की गुठली बीच में छुपी होती है, तो इसी प्रकार वो पूछ रहा है कि बीच में हिडन वाले, छुपे हुए कितने घन है। तो जीरो फेस कलर्ड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? देखिए, हम हर चीज का हमने फॉर्मूला, मैंने बहुत सारे सेशंस में आपको करवाया है, और जो बच्चे पढ़ते हैं रीजनिंग उनको सबको ये फॉर्मूला पता होगा। मैं नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखो, फॉर्मूला होता है जीरो फेस कलर्ड का n-2 का क्यूब। और n की वैल्यू तो मुझे अभी मिली, n कितना था? 5 था। तो यानी 5 में से 2 घटाइए और उसका क्यूब करिए, यानी 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। ठीक है जी, तो आंसर हमारा यहाँ कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए।
तो सवाल बहुत ही डायरेक्ट आया था, पर जो बच्चे बिल्कुल ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ के जाते हैं ना, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। देखो एक बार पढ़ लो पर अच्छे से पढ़ो, सीसैट को सीरियसली लेना पड़ेगा। ये आप समझ चुके हो 2024 के सवालों को देखकर भी, और आज 2023 के सवालों को देखकर भी आपको समझ आ जाएगा कि सीसैट जो है उसका लेवल अच्छा होता है यूपीएससी में। तो आपको उस लेवल के लिए एक बार बहुत अच्छे से पूरा सीसैट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सारा सिलेबस, ठीक है। हाँ, बाकी चीजें जो है उसके लिए ज्यादा समय आपको देना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये नहीं कि सीसैट को समय ही नहीं देना, सीसैट को भी पढ़ना है अच्छे से। एक बार सिलेबस सारा कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर आपको सारा आपका सारा सीसैट क्लियर हो जाएगा। और बाकी हम तो आपके लिए बैठे हैं, है ना। हम इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो है इस चैनल पर डिस्कस करते हैं, बढ़िया से बढ़िया ट्रिक्स हम आपको बताते हैं, ताकि आपका समय भी बचे, पढ़ने का भी समय बचे, पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी समय बचे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ पहला सवाल सबको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये है एक तरह से नंबर्स का, है ना। वो कह रहा है कि 7, 9 और 10 से किसी प्रकार 8 आ रहा है, छोटा ही नंबर आ रहा है, कोई खास बड़ा तो नहीं आ रहा। उसके बाद 11, 17 और 21 से 13 आ रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बार जरा इनको ना ऐड करके देखते हैं। तो चलिए, 7 + 9 + 10 कितना हुआ? हाँ जी बच्चे, 7 + 9 + 10 कितना हुआ? 26। 9 और 7 का जोड़ कितना होता है? 16। 16 10 26। अब 26 से 8 कैसे आएगा? 2 + 6 करके, ये रूल था। इसी तरह से अगला देखिए, 11 + 17 + 21, इनका जोड़ करो, ये कितना हुआ? 17 11 28। 28 और 21 अगर आप करते हो तो कितना आता है? 49। और 49 में 4 + 9 करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है 23, 4 और 15। ठीक है, 23, 4 और 15। तो पहले तो हम इनका क्या करेंगे? जोड़। तो देखिए, 23 और 4 मिलाया 27, और आपका 27 में 15 मिलाया तो ये कितना हो गया? 42, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ इतना आप सबको? तो 42 में आपने 4 + 2 यदि किया, जैसे हमारा पहले भी हो रहा था, तो 4 + 2 यदि आपने किया तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल था, इसको मैं मुश्किल तो नहीं बोल सकती, पर इतना आसान और सीधा भी नहीं बोल सकती, बीच का लेवल है। हल्की सी प्रैक्टिस करी होती तो ये सवाल आपसे जरूर हो जाता, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, ये है अब आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। उसने आपको क्या दिया है कि यदि 0 का आंसर है C, H, U और R, और आपको बताना है कि प्लेयर का आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्लेयर का आंसर क्या होगा? प्लेयर का आंसर हम बता तो देंगे, पर पहले ये पता करेंगे तभी बताएंगे ना। तो अगर आपको एक बार पोजीशन लिखने की जरूरत लग रही है तो लिख सकते हो, वैसे होनी नहीं चाहिए जरूरत, पर एक बार समझने के लिए मैं जरूर आपके लिए लिखूंगी। E 5 होता है, R 18 और O 15, C 3, H 8, U 21 और R 18। 26 से 3 कैसे आ रहा है? देखिए, 26 से 3 आ रहा है आपका +3 करके। 5 से 8 कैसे आ रहा है? +3। 18 से 21 कैसे आ रहा है? +3। और 15 से 18 कैसे आ रहा है? +3। ओके, तो अब इसी तरह से आगे देखते हैं प्लेयर का आंसर क्या होगा। P16, और ऑप्शन की मदद आप ले सकते हो, ठीक है। L12, A1, Y25, E5, R18। अब जो चीज मुझे ऑप्शन में अलग लगेगी मैं उसी को सॉल्व करूंगी। जैसे कि देखो, सबकी शुरुआत में SO 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 लिखा हुआ है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को देख के अपना समय बर्बाद ही नहीं करूंगी, मैं सीधा देखूंगी और किसी को जो अलग है। जैसे 18 है, 18 में +3 करके कितना आता है? 21 आता है, और 21 का मतलब क्या होता है? U।
तो इतने से ही आपका आंसर आपके सामने आ गया, आपको इसको पूरा करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमने जब देखा कि ये दोनों को अगर मैं सॉल्व भी करती मुझे पता ही नहीं लग रहा, मतलब मेरा एक ऑप्शन कम भी नहीं हो रहा, आंसर तो क्या पता लगना, मेरा तो ऑप्शन ही नहीं कम हो रहा। तो हमने सीधा लास्ट वाले को देखा और लास्ट वालों से हमने अपना आंसर निकाल दिया। अच्छा, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। वैसे चेक करना है तो देख लो, 5 में 3 ऐड किया तो कितना आएगा, 8। ये देखो एच भी आ रहा है ना। तो खैर हमें जरूरत नहीं है, एक अल्फाबेट से ही पता लग रहा है। तो ये आसान था सवाल आपके पेपर का, एक आधा तो आ जाता है आसान, है ना। चलो अब ये थोड़े लॉजिकल सवाल आ रहे हैं, देखिए इसको क्या कहना चाह रहा है वो। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5। वो आपसे पूछ रहा है कि इन 5 में से हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द ओल्डेस्ट पर्सन या पर्सन। इस सवाल में ये जानने के लिए कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है, इन 5 में से हमें कितनी, कौन सी भी नहीं पूछ रहा वो, कितनी पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, इसमें हमें इन 5 में से कितनी स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, ये जानने के लिए कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है। हाँ जी, देखिए जरा इस सवाल को, हाँ जी करो जल्दी से। हाँ जी, तो देखो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, मुझे तो केवल ये जानना है कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कौन है। तो पहली लाइन में क्या बोल रहा है, ए इज ओल्डर देन बी। ओल्डर आगे लिखती हूं मैं, तो ए ओल्डर है किससे, बी से, ये उसने बोला ए ओल्डर है किससे, बी से। उसके बाद ए और बी से रिलेटेड देखो कोई लाइन है तो यहां मिल रही है, एफ इज ओल्डर देन ए, एफ जो है वो ए से ओल्डर है, तो ये भी लाइन हमारी काम आ गई। फिर एफ के बारे में एक और लाइन मिली कि एफ इज यंगर देन डी, एफ जो है वो डी से छोटा है, ठीक है। तो एफ यदि डी से छोटा है तो डी इधर आएगा, ये भी लाइन इस्तेमाल हो गई। अच्छा, उसके बाद उसने यहाँ पे डी के बारे में क्या बोला है कि सी और डी की उम्र बराबर है, यानी सी और डी की उम्र जो है वो आपस में बराबर है। और फिर उसने क्या बोला कि ई जो है वो सबसे छोटा है, तो ई जो है वो यहां पर सबसे छोटा आ रहा है ना। अब सुनो मेरी बात कि यहाँ पे सबसे पहले ए बड़ा है बी से, सी और डी बराबर एज के है, ई सबसे छोटा है, एफ जो है वो छोटा है किससे, डी से, और एफ जो है वो बड़ा है किससे, ए से। आपके सामने ए बी सी डी ई और एफ सारे के सारे आ गए, है ना। और इसके अलावा मुझे कोई नाम भी नहीं दिया हुआ, तो यानी मुझे तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स को उठाना पड़ा ये जानने के लिए कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है। और उसने वैसे भी पर्सन या पर्सन्स बोला है, तो असल में ओल्डेस्ट 2 बंदे आ रहे हैं, एक बंदा नहीं आ रहा, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, देखिए ऑल 5, कि हमें सभी स्टेटमेंट्स की जरूरत है ये बताने के लिए कि इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन है। ठीक है जी, चलो अब थोड़े से ना एनालिटिकल सवाल आ रहे हैं जो मैं डायरेक्ट आपको नहीं कराऊंगी, पहले आपको अच्छे से पढ़ना है तभी समझ आएगा। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो एक बार सभी के सभी। उसने बोला कि 5 मेंबर्स हैं एक फैमिली में जिनका नाम क्या है, ए बी सी डी ई इन अ फैमिली। उसने पूछा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई जो है वो बी से कैसे संबंधित है। सबसे पहले वो कह रहा है, अब देखो 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है और सवाल उसका क्या है, ये नहीं पूछ रहा कि ई बी का क्या लगता है, सवाल उसका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। तो
तो मतलब वो ये पूछ रहा है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से हमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, ये जानने के लिए कि ई जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप इसको ऐसी लाइन से उठाओ जिसमें ई का या बी का नाम दिख रहा है। जैसे कि मुझे ई का नाम केवल यहां पर दिख रहा है, तो इस स्टेटमेंट की तो मुझे जरूरत पड़ेगी। और इसी से जरा शुरू करके देखिए। हाँ जी बच्चे, इसी से स्टार्ट करके देखिए। सबसे पहले उसने बताया कि ई जो है वो सन है, ई जो है वो बेटा है। किसका बेटा है? डी का बेटा है ना। यहां से शुरू करो और आगे देखो। ई जो है वो बेटा है किसका? डी का। उसके बाद डी को क्या कह रहा है? फादर। अब डी जो है वो फादर है, किसका फादर है? सी का फादर है ना। डी इसी तरह से कनेक्ट हो रहा है, तो हमने सी को बना दिया, तो मतलब ये लाइन भी चाहिए। अब देखो सी के बारे में कहां पे दिया हुआ है? सी के बारे में यहां दिया हुआ है, तो ये लाइन भी चाहिए कि सी और ए आपस में क्या है? बहनें हैं। सी एंड ए आर सिस्टर्स, है ना। उसके बाद मुझे तो बी चाहिए, बी अभी तक आया ही नहीं। बी मुझे यहां मिला, ए और बी आपस में शादीशुदा है, तो ये जो सिस्टर है ये किससे मैरिड है? बी से मैरिड है। ठीक है, तो ये जो सिस्टर ए है ये मैरिड है बी से, और ये फीमेल है, तो बी होगा मेल। तो ई जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है वो मैं बता सकती हूँ। ठीक है, अब पेपर में हम ये सोचने लग जाते हैं वो क्या है, जब कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें देख के समझ आ रहा है कि दोनों का जेंडर दिख रहा है और रिलेशन बन रहा है, तो मतलब आंसर आएगा। और आंसर आएगा, और मैंने देखा कि मुझे तो चारों स्टेटमेंट्स उठानी पड़ी, और यदि मुझे चारों स्टेटमेंट्स उठानी पड़ी तो मेरा आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी इस सवाल का सही हल बताने के लिए मुझे चारों स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ी है। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? चलो, अच्छा ये ऑड वन आउट है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा, पर ये बड़ा सिंपल और बड़ा आसान है। बहुत आसान सवाल है। आपसे पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि अलग है, जो कि अनोखा है किसी भी कारण से। वो कारण आपको नहीं बता रहा, कारण आपको खुद समझना है, देखना है कि वो कारण क्या हो सकता है, पर आपको ये बताना है कि इनमें कौन है जो सबसे अलग है। तो चलिए, नंबर्स देखो, इतने सारे नंबर है, और देख के आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ कुछ प्राइम नंबर का ही खेल है, यहाँ कुछ प्राइम नंबर का ही खेल है। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, हमें तो इतने प्राइम नंबर आते नहीं। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, 100 तक के प्राइम नंबर तो आपको आने चाहिए, क्योंकि सवालों में, आपके पेपर में जो सवाल आते हैं ना, बहुत जरूरत पड़ती है आपको कि आपको शुरू के 100, उससे आगे लर्न करने को नहीं मैं कह रही, पर शुरू के 100 में जितने भी प्राइम नंबर है वो तो आपको पता हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, स्टार्टिंग के 100 अगर आपको पता होते, है ना, जिनको पता है वो तो आंसर निकाल चुके होंगे अब तक, और जिनको नहीं आते वो सोच रहे होंगे अभी भी कि आंसर क्या है। तो असल में ये सारे नंबर्स अगर आप देखो, ये सारे प्राइम नंबर है, पर 91 जो है ना, 91 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में जो ग्रुप है उस ग्रुप में सभी नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर आ रहे हैं, परंतु डी ऑप्शन जो है उसमें, उस ग्रुप में एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, ये बड़ा मजेदार सवाल है। हाँ जी, ये देखो, हाँ जी बच्चे, ये बड़ा मजेदार सवाल है। ये बच्चे ना, ये यूपीएससी वालों ने ना एक तगड़ा सवाल, मतलब सवाल इतना तगड़ा नहीं है, इसमें लॉजिक बड़ा तगड़ा है, और इसका आंसर जो है ना, मतलब इसका आंसर इतना ज्यादा बवाल मचा था 2023 में इस सवाल की वजह से कि इसका आंसर क्या है। कईयों ने बोला वेडनेसडे है,
कईयों ने बोला थर्सडे है, ठीक है। अब देखो इवन की वेडनेसडे क्यों है उसका लॉजिक भी बताया गया, थर्सडे क्यों है उसका लॉजिक भी बताया गया, उसके बावजूद सभी आंसर की पे नजरें गाड़े बैठे थे कि यूपीएससी क्या आंसर निकालता है। तो ये बड़ा तगड़ा और बहुत ही बढ़िया लॉजिक है इस सवाल में, जो पकड़ना उस टाइम बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था पेपर के दौरान। तो देखो उसने क्या बोला कि यदि आज संडे है, यदि आज संडे है, देखो तरीका तो है सिंपल, हमें भी पता है कि अगर वो कह रहे हैं कि विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10th डे, है ना, तो आप ऑड डेज निकालते हो और इसमें ऐड कर देते हो और आपका आंसर आ जाता है। मतलब जितने भी दिन आपको दिए होते हैं उसमें ऑड डेज निकाल के आप इसमें ऐड करते हो और आपका आंसर आ जाएगा कि कौन सा वीकडे आएगा संडे के इतने दिनों के बाद। परंतु सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है, विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10th, आफ्टर 10th नहीं कह रहा, ऑन 10th कह रहा है। इससे प्रॉब्लम हुई, इससे गड़बड़ हुई। सभी बच्चों ने समझा कि सवाल कह रहा है कि यदि आज संडे है तो 10th डेज बाद कौन सा दिन होगा, जबकि सवाल ये नहीं था। सवाल क्या था कि यदि आज संडे है तो 10th कौन सा दिन है। अब अगर मैं बोलूं यदि आज संडे है तो दूसरा दिन कौन सा है, तो मंडे आएगा ना। संडे को अगर आप पहला दिन ले रहे हो तो दूसरा दिन मंडे हुआ ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पे आपका जो है क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था ये वाला, और इसमें पर देखो यहाँ पे बच्चे सारे 10th में ही सारा ध्यान केंद्रित कर दिया, बच्चों ने सारा ध्यान इस पे केंद्रित कर दिया कि इसमें ऑड डेज कैसे निकाले, और जिस वजह से ये वाली भाषा से ध्यान हट गया कि उसने पूछा क्या है। अब कई बच्चे तो 10th के ऑड डेज ही नहीं निकाल पाए, पर जो निकाल पाए उन्होंने यहाँ गौर नहीं किया कि वो क्या कह रहा है, हमें जो ऑड डेज आएंगे वो यहाँ पे प्लस करने हैं कि नहीं करने हैं, वो तो हम समझ ही नहीं पाए। तो चलिए पहले ऑड डेज निकालना सिखाती हूँ। देखो एक ना पैटर्न बनता है, 10⁻1। देखो 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितने ऑड डेज आते हैं, 3 ऑड डेज। 10⁻2 देखो यानी 100 डिवाइडेड बाय 7 एक और तरीका है। अच्छा चलो पहले मैं यही बताती हूँ, 100 डिवाइडेड बाय 7 में कितने ऑड डेज आते हैं, 7 1 जा 7, 30 बचा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 2। या फिर एक और तरीका है, जो इसके ऑड डेज आए ना उसमें इंटू 10 कर दो, जैसे कि 3 × 10 30 हो गया, 30 में ऑड डेज होते हैं 2, तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो रही है। 10⁻3 देखो, आपको अब ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। 10⁻3 देखो ये 2 है, 2 में इंटू 10 कर दो डिवाइडेड बाय 7। ⁻3 का मतलब क्या होता है कि इसमें 10 × 10 है, ये 10 × 10 × 10 है ना। तो मैंने ऑड डेज में इंटू 10 कर दिया, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 6। 10⁻4 का आंसर क्या आएगा, ये 6 × 10 कर दो 60/7, तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचा 4। उसके बाद 10⁻5 बताना है, तो ये 4 बचा है ना, इसका इंटू 10 कर दो 40 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचा 5। 10⁻6, ठीक है। उसके बाद 5 × 10 किया 50, 50 डिवाइडेड बाय 7, हाँ जी 7 7 जा 49, रिमाइंडर बचा 1। उसके बाद 10⁻7 देखो क्या आ रहा है, ये 1 × 10 किया तो ये 10 डिवाइडेड बाय 7 आ गया, रिमाइंडर बचा 3। अब आपकी एक चीज पे नजर जानी चाहिए, वैसे तो देखो 10⁻7 तक आ ही गए हो तो 10⁻10 तक भी सॉल्व कर लेते तो बहुत ज्यादा समय ना लगता, पर फिर भी वो समय अगर हम बचा सकते हैं तो जरूर बचाना चाहिए। यहाँ पे एक पैटर्न आ गया, 3 2 6 4 5 1, उसके बाद 3 रिपीट हो गया। अब इससे अगला जो है ना ये आपका रोटेशन में चलेगा। ये देखो जैसे आपका पहले क्या था 3, 3 के बाद आया 2, हाँ जी 2 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 4, 4 के बाद आया आपका 5, 5 के बाद आया 1, अब 1 के बाद आया आपका, हाँ जी बच्चे 1 के बाद आया 3, फिर 3 के बाद 2 6, ऐसे ये चलता रहेगा, ये इसका मतलब है। तो अब ये क्यों हुआ, देखो ये 10/7 है ना, ये भी तो 10/7 है तो ये 3 आ रहा है।
अब उसके आगे की कैलकुलेशन भी सेम ऐसी सी हो जाएगी, मतलब ये सारी कैलकुलेशन रिपीट होगी। तो 10⁸ की वैल्यू कितनी होगी, 3 के बाद क्या आएगा 2। 10⁹ की वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी 2 के बाद आएगा 6, तो 10⁻10 कितना होगा 4। तो इसमें हमारे ऑड डेज तो निकल आए, इसमें हमारे 4 ऑड डेज आ रहे हैं। अब बच्चों ने, कई बच्चों ने ये पैटर्न समझ भी लिया और 4 ऑड डेज निकाल भी लिए, पर उन्होंने संडे में +4 कर दिया, जबकि वो क्या कह रहे हैं, संडे को पहला दिन लेते हुए संडे पहला, मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा और वेडनेसडे चौथा। तो 10th दिन कौन सा होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे अगर ऐसी बात बोली जा रही थी तो हमें यहां पे क्या करना था, हमें यहां पर संडे में +4 नहीं, संडे में +3 करना था, क्योंकि यदि संडे पहला दिन है तो फोर्थ डे कौन सा है ये पूछा, तो फोर्थ डे तो आपका वेडनेसडे बनेगा ना, तो आंसर आएगा इसका वेडनेसडे। तो मैंने काफी आपको ये सवाल एक्सप्लेन किया है डिटेल में, समझाने के लिए कि ये क्या था। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर ये रिपीट हुआ आपका, क्योंकि होते हैं रिपीट आपके क्वेश्चन कई बार, और यदि ये रिपीट हुआ तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें ना 2 चीजें आई खतरनाक, एक था 10th। पहले तो बच्चे ये प्रॉब्लम में आगे इसके ऑड डेज कैसे निकाले, जिस वजह से यहाँ पे ध्यान ही नहीं गया सबका, सारा ध्यान इधर आ गया कि वो पूछ क्या रहा था, आफ्टर नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था इतनवा दिन कौन सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये तो देख के पता लग गया बच्चे एलसीएम वाला सवाल है ये, है ना, पर थोड़ा सा एक लॉजिक और है, मतलब हर सीधे सवाल में ना कुछ टेढ़ा करते हैं यूपीएससी वाले, ये काम है यूपीएससी वालों का। तो चलिए, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, पहले आप पढ़ लीजिए, सभी अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए। देखो, उसने बोला कि आपके सामने 3 ट्रैफिक सिग्नल्स है, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। पहले वो ग्रीन से रेड होता है, फिर वो रेड से ग्रीन होता है, उसने ऐसा बोला, ठीक है। पहला सिग्नल जो है वो 25 सेकंड लेता है, ठीक है। सेकंड सिग्नल जो है वो अपना कलर चेंज करने में 39 सेकंड्स लेता है, और थर्ड सिग्नल जो है वो 60 सेकंड्स लेता है। तो हम पहले तो इसके क्या निकालेंगे, हम इसके निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, 25 25 आपका 39 और 60। तो ये 3 से करके देखते हैं पहले, तो ये लो 3, ये 25 है, या 5 से करना है, 5 से कर लेते हैं क्योंकि 60 भी और 25 भी है। चलो, तो ये 5 लिया, 5 5 सा 25, 39 तो आता नहीं, 5 1 सा 5, ठीक है, और 5 2 सा 10। अब हम 3 से करेंगे, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9 और 3 4 सा 12। और अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 4। और गौर करिए कि ये सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी सेकंड्स है, सेकंड्स को मिनट्स में भी कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये करने के बाद उसने क्या बोला कि द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम, मतलब कि यहां से यहां और यहां से यहां के ड्यूरेशन सेम है। अब जब 2 PM हुआ था, दे टुगेदर टर्न ग्रीन, वो सारे एक साथ ग्रीन हुए थे। एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली, ग्रीन में कब चेंज होगा बताइए। हाँ जी, करो जल्दी।
हाँ जी, करें अब, हो गया सबका। तो ये हमारा सॉल्व करके आ रहा है 3900। अब ये तो सेकेंड्स है ना, ये हमारा क्या है, सेकेंड है। अब पहले तो हम सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 3900 सेकेंड्स जो है वो मिनट में कैसे कन्वर्ट होंगे, 60 से डिवाइड कर दो, तो ये कैसे आ रहा है, 6 जा 36, 30 आ गया और 6 5 जा 30, यानी 65 मिनट, यानी 65 मिनट बाद सबका कलर सेम होगा। बट 65 मिनट बाद, 65 मिनट्स के बाद वो ग्रीन से रेड होगा। उसका सवाल रेड नहीं है, उसने बोला कि पहले ग्रीन था, 2 PM पे वो एक साथ ग्रीन थे, फिर से ग्रीन कब होंगे। तो आपको प्लस 65 दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 65 मिनट्स के बाद वो ग्रीन से रेड होगा, फिर 65 मिनट्स के बाद वो रेड से ग्रीन होगा। ठीक है, तो 65 प्लस 65 कितना हो गया, सिंपल सी बात है, 2 घंटे 10 मिनट बनता है ये। 1 घंटे 5 मिनट, 60 प्लस 5 क्या होता है, 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, तो यानी टोटल हुआ 2 घंटे और 10 मिनट, 2 आवर्स और 10 मिनट्स। तो 2 बजे के 2 घंटे 10 मिनट बाद क्या होगा, तो 2 बजे के 2 घंटे और 10 मिनट बाद आपका बी ऑप्शन आएगा, यानी 4:10 है इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये भी एक बढ़िया सी कैलकुलेशन वाली पजल है, करो इसको एक बार ट्राई, देखिए सभी इसका आंसर। हाँ जी, जल्दी से करो इसको सॉल्व। हाँ जी बच्चे, चलो पहले तो समझो सवाल क्या है। 40 बच्चे हैं, वो एक सर्कल में, दे आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है जिसमें 40 बच्चे खड़े हैं, और वन ऑफ देम, उनमें से एक बच्चा तो एक बच्चा जो था, सपोज पहला बच्चा है ना, हैज अ रिंग, उसके पास एक रिंग है। द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में पास हो रही है। चाइल्ड 1, जो पहला चाइल्ड है, वो किसको पास कर रहा है, सेकंड को। जो सेकंड चाइल्ड है वो किसको पास कर रहा है, सीधा उसने फोर्थ को पास किया, अगले से अगले को। फोर्थ वाला जो है वो किसको पास कर रहा है, सेवेंथ वाले को, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये होता जा रहा है। ठीक है, तो आगे सवाल है कि बताइए आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस, यानी कितनी बार वो बदलाव होगा, कितनी बार वो हाथ बदलेंगे कि आपकी जो रिंग है वो किसके हाथ में आएगी, चाइल्ड 1 के। चाइल्ड 1 है ना जो, उसके हाथ में वापस आएगी कितने चेंजेस के बाद। अब ये थोड़ा सा नंबर सीरीज है, थोड़ी सी पजल है, थोड़ी सी मैथमेटिकल रीजनिंग है। देखो ये पहले तो समझो पैटर्न क्या है 1 2 4 7 का। हाँ जी, ये आपका +1 हुआ, ये आपका +2 हुआ, और ये आपका +3 हुआ, यानी +1 +2 +3 हो रहा है। तो आगे क्या होगा आपका +4, ठीक है, 4 ऐड होगा तो 11 आएगा। उसके बाद 5 ऐड करोगे, है ना, ये करना है आपने। आगे 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 6 ऐड करोगे,
उसके बाद 6 ऐड करके 22, 7 ऐड करोगे हाँ जी तो 29, 8 ऐड करोगे तो 37, 9 ऐड करोगे तो 46। ये क्या है 46 आ गया, ये आया आपका 9 ऐड करके, है ना, ये आया 9 ऐड करके। तो 46 आपका 6 भी हो सकता है, 46 आपका 6 भी हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि 40 बच्चे हैं ना, तो 46 नंबर पे कौन सा आ रहा है? वो छठा बच्चा है ना। तो अब हमारा ये 6 हो गया, फिर 6 के बाद इसमें 10 ऐड, ये +9 हुआ था, आगे 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27, 12 ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 39, 13 ऐड करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा? 9, 10, 11, 12 और ये 52, 14 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाँ जी 14 ऐड करने पे ये 66। अच्छा अब यहाँ पे बदलना है, बदल लो चाहे। 52 कौन सा है? 52 में से 40 माइनस कर दो। हाँ जी 52 में से 40 माइनस कर दो तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। मतलब 52nd बच्चा कौन सा है? जो चाइल्ड 1 से अगर मैं काउंट करूं तो वो 12वें नंबर पे है। जैसे ही 40 से बड़ा आ रहा है ना, मैं उसको 40 से छोटा कर रही हूँ ताकि कैलकुलेशन भी छोटी रहे। ठीक है, तो ये मेरा 13 ऐड करके ये आया। तो अब मैंने इसमें हाँ जी मेरा कितना आया? ये 12 आया, 12वां बच्चा है ना, ये 13 ऐड करके आया। अब आगे 14 ऐड करना है, इसमें 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 26, और 26 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 41। अब आ गया 41 बच्चा कौन सा? यानी पहला बच्चा। उसने यही तो सवाल पूछा था कि कितने चेंजेस होने के बाद पहले बच्चे के हाथ में वापस आएगी। तो पहला बच्चा कौन सा है? जो 41st है ना। तो कितने चेंजेस हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मतलब एक बात बताऊं, नीचे काउंटिंग ऐड हो रही थी ना 1 2 3 4, ये देखो पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, चौथा चेंज, ये चौथे चेंज के बाद इसके हाथ में आई है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे ये आपका कितना ऐड हुआ था? 15 ऐड हुआ था, यानी 15 चेंजेस हुए हैं। पैटर्न पे आ जाओ, 15 चेंजेस हुए हैं, है ना। पहले चेंज के बाद दूसरे के हाथ पे, दूसरे चेंज के बाद चौथे के हाथ में, तीसरे चेंज के बाद सातवें के हाथ पे, तो 15वें चेंज के बाद 41st बच्चे के हाथ में। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन यानी 15। मैं फॉर्मूले से भी आपको ये चीजें करा सकती थी, पर लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, तभी ये सेशन हमारे हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और सवाल देखिए। ऐसे से क्वेश्चन बहुत आए हैं आपके पेपर में। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार सभी के सभी। आपको बोला उसने 5 बच्चे हैं, एजेस क्या है? ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी और डी से बड़ा ई, ये बोला उसने। तो एजेस के हिसाब से देखो, सपोज मैंने, और उसने बोला कि एनी 2 सक्सेसिव एजेस डिफर बाय 2, किन्हीं दो में जो एज का डिफरेंस है वो 2 का है। तो सपोज ए की एज मैंने ले ली x, बी की एज फिर क्या होगी? x+2, ये क्या होगा? x+4, ये क्या होगा? x+6, और ये क्या होगा? x+8। ये सबकी एज आ गई, क्योंकि उसने बोला सक्सेसिव का जो डिफरेंस है वो 2 है। फिर उसने बोला स्टेटमेंट 1 में कि द एज ऑफ द एल्डेस्ट, कि जो सबसे एल्डेस्ट है, द एज ऑफ द एल्डेस्ट यानी x+8 की बात कर रहा है, वो किसके बराबर है? 3 गुना यंगेस्ट के, यानी वो किसके बराबर है? यंगेस्ट कौन है? x। ये इक्वेशन बनी। अब इसको सॉल्व मत करना, देख के पता लग रहा है कि इसमें मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू आ जाएगी मुझे सबकी एजेस पता लग जाएगी। और सवाल उसने आपसे क्या पूछा है कि 5 बच्चों की एजेस इस तरह से है कि ये बताओ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मतलब ये पूछ रहा है कि कैन बी आंसर्ड, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, है ना। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि पांचों की एज हमें किससे पता लग रही है? तो हमें स्टेटमेंट 1 से तो एज पता लग रही है सबकी। स्टेटमेंट 2 की इक्वेशन क्या है? एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। लो, ये तो देख के ही पता लग रहा है
इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो वैल्यू 8 दी है, तो एवरेज से भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और फिर सबकी एजेस पता लग जाएगी। तो यानी आंसर इसका क्या है, पहला कह रहे क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर। गलत, हमारा तो दोनों से आ रहा है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, ये सही है। ठीक है, डन। क्लियर है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अलोन 1 से भी आंसर आ रहा है और अलोन 2 से भी आंसर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 70th वाला, ये है आपका इनइक्वालिटी का सवाल। चलिए करिए ट्राई। हाँ जी, 70th क्वेश्चन देखिए, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है आप सभी के पास। हाँ जी बच्चे, देखो हर चीज की इक्वेशन का मतलब बताया हुआ है, तो हम यहीं पे देखते हैं। P मल्टीप्लाई Q, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर, यानी वो क्या कह रहा है कि P इज ग्रेटर इक्वल टू Q, है ना। अच्छा, उसके बाद चलो P जो है वो ग्रेटर इक्वल है किसके, Q के। फिर P माइनस T है, माइनस का मतलब है नॉट ग्रेटर यानी स्मॉलर इक्वल। तो P और T में क्या रिलेशन है, अब P से Q का भी रिलेशन है, तो P से T का रिलेशन क्या है, T की तरफ ग्रेटर इक्वल है, हमने बना दिया। उसके बाद T और R में डिवाइड है, डिवाइड का मतलब नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा, स्मॉलर होगा। यानी T और R में ग्रेटर कौन है, R। और आगे R प्लस माइनस एस, प्लस माइनस का मतलब क्या है, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर यानी इक्वल, यानी R और S जो है वो आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसमें पहला कंक्लूजन है Q और T के बारे में जिसपे प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब क्या था, इक्वल, है ना। वो कह रहे हैं Q और T में क्या इक्वल आ रहा है। और दूसरा प्लस है, प्लस का मतलब क्या था, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल यानी ग्रेटर। क्या S और Q में S ग्रेटर आ रहा है, ये उसने पूछा है, ट्रू फॉल्स में बताओ। तो सबसे पहले तो Q और T के बीच में देखिए, तो Q और T में तो इक्वल कंक्लूड हो ही नहीं रहा, तो पहला तो हो गया गलत। सेकंड में वो S और Q की बात कर रहा है, तो S और Q के बीच में देखिए इक्वल इग्नोर करके इन सबका कॉमन क्या है, इन सबका कॉमन है ग्रेटर। और किसको ग्रेटर कह रहा है, S को ग्रेटर कह रहा है, ये भी S को ग्रेटर कह रहा है, तो दूसरे वाला सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। ओके, चलो अगला सवाल। अच्छा ये तो है पैटर्न वाला, ये तो आपका 2024 में भी आया है और बिल्कुल ऐसा सा ही लॉजिक रिपीट हुआ था, है ना, 2023 में भी आया। चलो करो ये वाला। आप पहले तो देखो, इसको एक ही तरीका होता है, मैं हर बार एक ही तरीका समझाती हूँ। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, ये आपके इस तरह से, तो चेक करिए। हाँ जी बच्चे, चेक करिए इसको एक बार, आंसर क्या होगा। ये यहाँ पे ना ये डबल डैश है, ये 20 है टोटल। ठीक है, ये डबल डैश है, ये टोटल आपके कितने हैं, 20। तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 20 जो है वो 4 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में आता है। तो या तो मैं इसको 5 5 में तोड़ती हूँ, तो पहला ग्रुप क्या बनेगा, ए बी सी डैश डैश, उसके बाद ए बी सी, हाँ जी ए बी सी
डैश डी, उसके बाद ए डबल बी सी डी, और उसके बाद डैश बी सी डी डैश ए बी सी डी। अब ये तो पैटर्न बन रहा है, देखो यहां पे ना ये वाला कंप्लीट था जिसमें बी आपका सेम हुआ, तो ये हो सकता है ये इसमें डी सेम नहीं है, सी सेम नहीं है, बी सेम नहीं है, तो हो सकता है ए सेम हो। तो अगर ये डबल ए है तो इसमें डबल बी है, तो हो सकता है ये डबल सी हो और ये डबल डी हो। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी डी सी और ए, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, चलो ये एक पजल है जिसको उन्होंने लॉजिकल का सवाल बना दिया। तो देखो सब मिक्स कर रहे हैं ये यूपीएससी वाले, तो तभी कह रही हूं पढ़ना पड़ेगा आपको यूपीएससी की सीसैट के लिए भी। हाँ जी, देखो इसको, चलिए देखिए नेक्स्ट वाला। आपको उसने बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स पी क्यू आर एस एन टी। 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 2 स्टेटमेंट ट्रू है और एक फॉल्स है। तो मतलब जो फॉल्स है ना उसको पढ़ेंगे और उसका उल्टा कर देंगे और समझ आएंगे कि फिर ट्रू मतलब क्या है। पहली ट्रू स्टेटमेंट है कि वन ऑफ पी एंड क्यू वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। आपको 5 कैंडिडेट्स दिए हुए पी क्यू आर एस टी और आपको बताना है इनमें से कौन सिलेक्ट हुआ है। तो ये बता रहा है ट्रू स्टेटमेंट है कि पी और क्यू दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, एनी वन, इनमें से कोई एक होगा सिलेक्टेड। ठीक है, अब ये फॉल्स वाली है, एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। वो कह रहा है कि आर और एस में से कोई एक, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब आर और एस में से कोई एक, या फिर हाँ जी दोनों, एटलीस्ट मतलब कम से कम कोई एक तो है ही है, दोनों हो जाए तो भी चलेगा, पर ये फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स है मतलब दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट नहीं हो सकता और दोनों भी नहीं सिलेक्ट हो सकते। और इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका ट्रू मीनिंग क्या निकल रहा है कि आर और एस की सिलेक्शन नहीं होगी। समझो ध्यान से, एटलीस्ट वन, एनी वन नहीं बोला, एटलीस्ट वन, इनमें से कोई एक सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर ये गलत है इसका अर्थ क्या है कि दोनों ही सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेक्ट हुए हैं जॉब के लिए, ये ट्रू है। अब आर एस टी में से आर और एस तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो मतलब केवल टी की सिलेक्शन हुई है, आर और एस तो रिजेक्ट हो गया ना ऊपर हमारा, है ना। तो यानी इसमें से एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से कम भी हो सकते हैं, तो तभी हमारा केवल टी सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इससे मतलब क्या निकला, देखो आपके पी क्यू आर एस टी में से, पी क्यू में से कोई एक होगा, आर और एस सिलेक्ट नहीं हो रहा और टी सिलेक्ट हो रहा, तो मतलब 2 बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कम से कम 4, कम से कम 4 मतलब 4 या 4 से ज्यादा ना, हमारे तो केवल 2 बंदे सिलेक्ट हुए हैं, तो ये पहला हो गया गलत। और फिर कह रहे हैं एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, एस तो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या था, डी ऑप्शन, यानी नीदर वन नॉर टू, यानी दोनों ही गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और सवाल है, ये भी कुछ पजल है, करो इसको ट्राई।
अब इसमें भी पजल है, कंडीशन वाली है और लॉजिकल फॉर्म में सवाल दिया है। उसने बोला कि लेट पी क्यू आर एस एंड टी बी 5 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट है सच दैट कि अगर पी ट्रू है तो फिर आपका क्यू भी ट्रू होगा और एस भी ट्रू होगा, ठीक है। फिर इफ आर एंड एस आर ट्रू, यदि आर और एस सही होंगे तो आपका टी फॉल्स होगा। अच्छा, इसको समझने में बहुत बच्चों ने गलती करी। क्या कह रहे हैं, इफ आर एंड एस कॉम्बो है, ये आर और एस दोनों सही होंगे तब टी फॉल्स होगा। आर और एस में से कोई एक नहीं, कॉम्बो दोनों सही होंगे तभी आपका टी जो है वो फॉल्स होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, इनमें से कौन सा सही हो सकता है। पहला, अच्छा पहले सेकंड वाला तो आसानी से हो जाएगा। इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू। वो कह रहा है यदि क्यू सही होगा तो पी सही होगा। अब कई बच्चों ने इसको कर दिया टिक, ये क्वेश्चन में बहुत उलझे थे बच्चे। तो आपने देखा कि एक दो सवाल ही थे आसान, बाकी बड़े तगड़े सवाल आए हैं आपके यूपीएससी के 2023 में भी। तो लेवल कैसा जा रहा है आप सब देख रहे हो। ये प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं और एक लेवल का आइडिया लगता है, इसीलिए हम ये सेशंस आपके लिए ले रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। चलो, तो ये वाला कई बच्चों ने कर दिया सही, जबकि ये गलत है। पता है क्यों? इफ क्यू इज ट्रू, वो कह रहा है कि पी सही है तो क्यू सही होगा। तो ठीक है, क्यू सही है तो पी सही होगा। उन्होंने कहा ठीक तो है बच्चे। वो क्या कह रहा था, इफ पी इज ट्रू देन बोथ क्यू एंड एस आर ट्रू। अकेले क्यू के सही होने से पी ट्रू नहीं हो रहा, क्यू और एस दोनों सही होंगे वो तभी हुआ होगा यदि पी ट्रू होगा। पर इसमें एस की कोई बात ही नहीं हो रही। अगर वो कह रहा है कि अकेला क्यू ट्रू होगा, अगर एस फॉल्स हुआ तो फिर तो आपका पी ट्रू नहीं हो सकता ना। तो ये दूसरा बिल्कुल गलत था। अगला उसने बड़ा अच्छा, ये बड़ा सही था, ये पहले वाला। इफ टू इज ट्रू, यदि टी आपका सही है ना, देन एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। पी और आर में से कोई एक गलत होना चाहिए। अच्छा, टी सही कब हो सकता है? देखो, टी सही कब हो सकता है? अगर टी फॉल्स है, वो कब हो रहा है? जब ये दोनों ट्रू हो रहे हैं, है ना। तो आपका टी सही किस किस केस में हो सकता है? पहला केस कि आर ट्रू हो, एस फॉल्स हो। दूसरा केस, आर फॉल्स हो, एस ट्रू हो। तीसरा केस, हाँ जी, आर भी फॉल्स हो, एस भी फॉल्स हो। क्योंकि टी तो फॉल्स होगा यदि ये दोनों सही होंगे। इफ बोथ आर एंड एस आर ट्रू, तब टी फॉल्स होगा। पर अगर इनमें से कोई एक सही होगा तब आप इस कंडीशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका उल्टा हमने देखा कि टी कब ट्रू हो रहा है, इन तीन केसेस में। तो उसने बोला इफ टी इज ट्रू तो पी और आर में से कोई एक फॉल्स होना चाहिए। ये देखो, इसमें आर फॉल्स हो गया तो मतलब ये यहां पे हो रहा है, इसमें भी आर फॉल्स हो गया। अच्छा, इसमें आर ट्रू हो रहा है, तो अगर इसमें आर ट्रू हो रहा है, क्या पी फॉल्स हो रहा है? ये चेक करो, क्या पी फॉल्स हो रहा है यहां पर? ये चेक करिए। चलिए, तो P जो है क्या फॉल्स हो रहा है? तो देखो, R ट्रू है तो P का फॉल्स होना बहुत जरूरी है। तो P फॉल्स कब होगा? हाँ जी बच्चे, P फॉल्स कब होगा? अब उसने आपको यहां पे बोला कि Q और S दोनों ट्रू होंगे तब P ट्रू होगा। पर अगर यहां पे देखो S हो गया फॉल्स, अगर S हो गया फॉल्स तो P तो ट्रू हो नहीं पाएगा। यानी इस केस में फिर आपका P फॉल्स हो जाएगा। इन दोनों में तो R फॉल्स हुआ था, इस वाले में R ट्रू हो रहा है, पर इसमें फिर P फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि S फॉल्स है। S जो है अगर फॉल्स हो गया, S जो है अगर फॉल्स हो गया तो मतलब P भी फॉल्स है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पहला वाला बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, ये क्यूबॉइड का सवाल आ गया पेपर में। एक क्यूब का था शुरू में मैंने दिखाया था और एक क्यूबॉइड का। चलो पहले पढ़ो इसको। बड़े अलग तरीके से, तरंगी तरीके से सवाल दिए इस बार इन्होंने पेपर में आपको। हाँ जी, करिए इसको हल।
एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन है 7, 5 और 3। आपने उसको पेंट किया है रेड, ग्रीन और ब्लू। थोड़ा सा मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ, ज्यादा हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, इमेजिन करके सॉल्व करना है और एक फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगी उससे करना है। ये क्यूबॉइड है 7, 5 और 3। ये मैंने ले लिया 7 लंबे वाला, ये मैंने ले लिया 5, ठीक है, और ये वाली साइड मैंने ले ली 3। तो उसने बोला कि 7 और 5 पे मतलब ऑपोजिट पे कलर सेम है ना, तो उसने मुझे बोला कि 7 और 5, 5 और 3 और 7 और 3 रिस्पेक्टिवली रेड कलर है 7 और 5 पे, तो मतलब यहां पे रेड है। ग्रीन कलर है 5 और 3 पे, तो ये ग्रीन कलर यहां पे है। और 7 और 3 पे कौन सा कलर है आपका? ब्लू कलर है, तो 7 और 3 यानी यहाँ पे ब्लू कलर है, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं आपने इसको कट किया क्यूब में, मेन वाला क्यूबॉइड है, काटा क्यूब में, और क्यूब की डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, ये पूछा उसने आपसे। तो अब आप एक चीज देखिए, पहला कह रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट। अच्छा, क्यूबॉइड में जीरो फेस कलर पता है क्या होता है? अच्छा, क्यूब में अभी मैंने पहला सवाल करवाया था, क्यूब में आपका जीरो फेस कलर क्या होता है? n-2 का क्यूब, क्योंकि वहां पे n बराबर है ना, क्यूब में तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होती है, यहाँ पे अलग अलग है, तो हम सब में -2 करके मल्टीप्लाई करेंगे। वहां n-2 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई n-2 था, और वो क्यूब हमने क्यों किया? क्योंकि तीनों का n बराबर था, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है। इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग है, तो हम इसमें कैसे करते हैं? जीरो फेस कलर निकालना है तो 7-2 मल्टीप्लाई 5-2 मल्टीप्लाई, और तीसरा आपका क्या है? 3-2। तो देखो कितना आ रहा है, 7-2 आ रहा है 5, 5-2 आ रहा है 3, और 3-2 आ रहा है 1, तो इसका आंसर आ रहा है 15। तो ये तो बिल्कुल सही है। उसने बोला देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेस, वन पेंटेड विद ब्लू एंड अदर विद ग्रीन। ब्लू और ग्रीन कह रहा है, मतलब ये वाला कॉम यहाँ पे आएगा, ब्लू और ग्रीन 2 फेस कलर, है ना। तो ये देखो, ये आपके कितने बंटे हुए हैं? ब्लू वाले ये 3 है, और ये कितने हैं? 5, तो 1 2 3 और 4। तो ब्लू और ग्रीन एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। एक मतलब ये ग्रीन वाले फेस पे अगर देखो, ग्रीन वाले फेस के साथ जुड़ा हुआ है ब्लू वाला फेस, तो ग्रीन और ब्लू, ब्लू जो है वो 3 है, तो वो कॉर्नर वाला तो 3 फेस कलर होता है, एक ये रहा एक ये रहा, तो ऑपोजिट में भी 2 होंगे, तो टोटल कितने आ रहे हैं? 4। वो कह रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये 4 आ रहे हैं। ये देखो ना, एक 2 3 4, क्योंकि इसकी डायमेंशन 5 थी, और ये आपका जो है इसकी डायमेंशन 3 थी। तो ये वाला जो है ये आपका 2 फेस कलर्ड है, और ये वाला 2 फेस कलर्ड है, ये कॉर्नर वाले तो 3 फेस कलर्ड है। तो इस तरफ कितने आ रहे हैं? 2, तो इसके ऑपोजिट भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो है सेकंड वाला गलत है, तो कौन सा सही हो रहा है? ए ऑप्शन, यानी 1 ओनली। ओके, चलिए आखिरी सवाल। आखिरी सवाल देखिए, ये आखिरी सवाल है आपके इस पेपर का। रीजनिंग में आपके ना अप्रोक्सीमेटली 14-15 सवाल आए थे, है ना, 2023 में भी, 2024 में भी आपको मैंने ऑलमोस्ट इतने ही बताए थे, तो ये काफी टाइम से रेंज ऐसे ही चल रही है ना। तो वर्ड आपको दिया हुआ है, हाँ जी, बहुत आसान था ये तो, बस थोड़ा टाइम लेगा, क्वेश्चन आसान है, समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, और वर्ड थोड़ा बड़ा था इसलिए टाइम लिया। इनकॉम्प्रीहेंसिबिलिटीज, उसने पता है क्या बोला? द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इसमें जितने भी अक्षर हैं हमने उनको कैसे अरेंज करना है? अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग, घटते क्रम में अरेंज करना है।
और फिर बताना है कितने लेटर या लेटर्स हैं जिनकी जगह नहीं बदलेगी। तो ये बस सॉल्व करने का समय ले रहा है। तो जैसे कि अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ये सबसे पहले हमारा आया बी, बी और कहीं आ रहा है नहीं, ये सी आया, सी के बाद देखो इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज में और कहीं आपका सी नहीं आ रहा है ना, अच्छा डी नहीं आ रहा, उसके बाद देखो ई 1 2 और 3, ई ई और ई, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच ये रहा, तो एच आएगा यहां पर, आई 1 2 3 4 और 5, आई हमारा 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, आई जे के एल, कॉम्प्रीहेंसिबिलिटीज में ये एल आ गया, एल आ गया, एल के बाद एम ये रहा, एम आ गया यहां पर, एन आया 2 बार, एन 2 बार आ गया, ओ कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ये लो, ओ के बाद देखो और कौन सा रह गया, हाँ जी पी देखो कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, पी यहां पे लिखा, पी के बाद आर ये रहा, आर आया, आर के बाद एस 2 बार, ये लो एस 2 बार, और ये बचा टी, तो ये आपके आ गए है ना। अब यहां पे आपके सामने है, देखो एक तो यहां पे देखो ये आई सेम है, अरेंज होके भी अपनी जगह पे आ रहा है, और ये वाला आई जो है ये भी अपनी जगह पे आ रहा है, और कोई अगर आप चेक करते हो और कोई अपनी जगह पर नहीं आ रहा, तो आंसर इसका क्या था, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2, ठीक है, इसका आंसर था 2। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये आपका पूरा 2023 के सवाल थे रीजनिंग के जो आए हैं। सो आई होप आप सबको ये पूरे सारे सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया है लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए यदि आप इस बार के यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत मदद मिलेगी। हम बहुत सारे सेशंस आपके साथ लेने वाले हैं आपके आने वाले 2025 एग्जाम के लिए, जो हमारी जो है बहुत सेशंस हमारे मतलब जो है वो फ्री भी रहेंगे है ना, यूट्यूब पे आपको पता है सभी जानते हैं फ्री क्लासेस होती हैं, हर सब्जेक्ट की क्लास होगी और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, जिसमें कि मैं आपसे इससे पिछले साल का यानी 2022 का पेपर डिस्कस करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।